हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री वाला। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इनको जो है किस तरीके से लर्न करना है, आपको किस तरीके से तैयार करना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। साथ के साथ आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे कि कौन सा कितनी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो और इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बार बार आते हैं, तो उनको भी हम साथ के साथ बताते चलेंगे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बताते हुए चलेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100 के 101% इनकी श्योरिटी होती है बार बार एग्जाम में आने की, क्योंकि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार दिया जाता है और इन्हीं क्वेश्चनों को हम जो है चेक कर पाते हैं अच्छे तरीके से, और हमें पता भी चल जाता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, परीक्षार्थी क्या क्या गलती करते हैं वो भी बता देंगे साथ के साथ आपको। सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, जो सबसे पहली इकाई है वो है हमारा ठोस अवस्था, जो 5 नंबर का आता है। 5 नंबर के लिए आपको ये सब क्वेश्चन तैयार करने होंगे। अब इसके बाद जो है इसमें सबसे पहले आता है आपका क्रिस्टलीय तथा एक्रिस्टलीय में अंतर। आप क्या करेंगे, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय में अंतर के लिए बीच की लाइन खींच लेंगे, एक तरफ क्रिस्टलीय लिखेंगे और दूसरी तरफ एक्रिस्टलीय, और उसमें इनको जो है अंतर डिफाइन करेंगे। इसके बाद आता है आपका शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। ये क्वेश्चन कई बार आपकी एग्जाम में आ चुका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2 बार भी लिखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये पिछले साल भी 2-3 सेट पेपर में देखा गया क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो है, ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, इस पर जो है एक अंकी क्वेश्चन आता है, उसे भी आप तैयार कर लेंगे। फिर आता है आपका 5वां क्वेश्चन, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना, इस पर एक अंकी क्वेश्चन आता है, आप इसको भी देख लेंगे। रिक्तिकाओं की सहायता से अणुसूत्र ज्ञात करना, यानी जो रिक्तिका होती हैं, जो इनकी सहायता से हम जो है अणुसूत्र ज्ञात करना, किस तरीके से अणुसूत्र ज्ञात करते हैं, इस पर एक अंकी क्वेश्चन आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार करेंगे। कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध, इस ये आपका जो है ये भी, इस पे भी अंकी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप तैयार करेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता ज्ञात करना, इस पर जो है आंकी क्वेश्चन आता है। और आंकी क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको क्या है, सीसीपी जालक होगा, कोई सा भी जालक दे सकता है, और उसके लिए उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी होती है, वो भी परसेंटेज में। ठीक है, जैसे आपकी सीसीपी की 74% होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसके बाद है आपका 9 क्वेश्चन, क्रिस्टल की मात्रा से यूनिट सेलों की संख्या ज्ञात करना, यानी यूनिट सेलों की संख्या कैसे ज्ञात होती है, इसके लिए भी आपको जो है अंकी क्वेश्चन आता है। दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या, अंकी क्वेश्चन आ जाएगा इस पर भी। इसके बाद आता है आपका तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व, इस पर भी अंकी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका के 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकारों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्या एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो है 4 प्रकार है, वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसके बाद आते हैं हम यूनिट सेल, मतलब यूनिट 2 में, इकाई सेल, जो इकाई 2 में विलयन, जो आपके 7 नंबर की आती है, 7 मार्क्स की आती है, इसको भी, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसे देख लेंगे। सबसे पहले आता है हेनरी का नियम और उसकी परिभाषा और आंकिक प्रश्न।
यानी हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के साथ में कभी कभी क्वेश्चन जुड़ के आता है, हेनरी का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग बताइए, और उसके साथ में कोई आंकिक क्वेश्चन दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद करेंगे। नॉर्मलता पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोलरता मोल अंश। मोल अंश को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है मोल प्रभाज। इसकी परिभाषा और आंकिक पर्सन, यानी इनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। मोल अंश किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता किसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता किसे कहते हैं, और नॉर्मलता किसे कहते हैं। इनकी सबकी परिभाषाएं और इनके साथ में एक आंकिक क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है। ये जो आंकिक क्वेश्चन होगा, या तो आपको जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें दे दिया जाएगा अंकित क्वेश्चन, और जो है आपको जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसमें राइट करना होगा कि इसका आंसर क्या है। इस तरीके से आता है मोलरता या नॉर्मलता। और इसमें जो मोलरता और मोललता, कभी कभी मोलरता और मोललता में संबंध भी निकालने के लिए आ जाता है कि इनमें संबंध बताइए, तो इनका संबंध भी अच्छे तरीके से देखेंगे आप। इसके बाद है मोल अंश या फिर मोल प्रभाज किसे कहते हैं, और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जुड़ के आता है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 में आएगा, और 3 में आएगा तो लगभग 3 नंबर के लगभग का ही होगा, या फिर ये इससे जो है बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से याद करना होगा, और करके देखेंगे। न्यूमेरिकल बार बार करके देखने से जो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होती है, आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद आता है, ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इसमें तो आना ही पक्का है। इस क्वेश्चन में से तो आना 101% है। फिर इसके बाद आता है द्रव विलयनों के लिए राउट का नियम। राउट के नियम क्या होता है, उसकी परिभाषा और आंकिक क्वेश्चन आता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद अवाष्पशील विलय के लिए राउट का नियम। अवाष्पशील विलय के लिए राउट का नियम, या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस दोनों की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनी रहती है। अनुसंख्या गुणधर्म पर 4 छोटे प्रश्न। 4 छोटे प्रश्नों में क्या पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी अति लघु क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट। तो उसमें क्या है, 4 छोटे प्रश्नों में आपको परिभाषा पूछी जाती है। परासरण दाब किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, और कभी कभी जो है क्वथनांक या हिमांक या इन्हीं में से ही पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है ये अच्छे तरीके से याद करना होगा। अब इसके बाद आते हैं एम, अनुभार। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके छोटे प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद जो अनुभार निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, अब ये अनुभार किसका निकलवाते हैं, या तो अनुभार निकाल जाएगा क्वथनांक वाले क्वेश्चनों में से, हिमांक वाले क्वेश्चनों में से, इनमें से अनुभार निकालने के लिए आता है। एम को बोलते हैं अनुभार। अब उसके लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। इसमें आप अगर अनुभार निकलवाते हैं, उसमें क्वथनांक दे, तो आप यहाँ के एफ कर देंगे, के बी कर देंगे। बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर क्वथनांक कहे तो आप यहाँ के बी कर देंगे, यहाँ डेल्टा टी बी कर देंगे। अगर यहाँ के बी कर देंगे, यहाँ डेल्टा टी बी कर देंगे। अगर क्वेश्चन में हिमांक कहे तो हिमांक के लिए आपको यहाँ के एफ कर देना होगा, यहाँ डेल्टा टी एफ कर देना होगा, और इसी से ही आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों सोल्व हो जाएंगे, दोनों तरीके के। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका आदर्श गैस समीकरण, जिसका नाम है पीवी बराबर एनआरटी। अब एन की जगह डब्ल्यू अपॉन एम रख देंगे, यानी भार बटे अनुभार। इसमें ये और ये कभी कभी इस सूत्र पे आ जाता है क्वेश्चन, कभी इस फॉर्मूले पे आ जाता है, कभी इस पे, कभी दोनों ही लगाने पड़ जाते हैं। तो इसके लिए भी आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुभार से तो आता ही है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के ले आया था कि आप अच्छे तरीके से इन्हें राइट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए।
थैंक यू। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम शुरू करेंगे अगली यूनिट, यूनिट नंबर 3। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 5 नंबर में क्या आएगा, चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, इनकी या तो परिभाषा पूछ ली जाती है या फिर इस पर कोई अंक क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है आपका कोलराउस का नियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से तो क्वेश्चन आना ही है। इसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी और इसके साथ में कोई अंक क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। इसकी केवल परिभाषा ही पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, यानी ईएमएफ को आपको बताना है। इस पर आंकिक क्वेश्चन आएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। इस पे तो 100% जो है श्योरिटी होती है हर साल। मैं लगभग मैंने भी 5 पेपर जो है देखे थे पिछली बार, जब एग्जाम रूम में जब हम कॉपी चेक कर रहे थे तो 5 के 5 में ये इसका क्वेश्चन रखा हुआ था ईएमएफ का। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख के जाना है। जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है, जो उदाहरण है, उन्हें अच्छे तरीके से कर लेना, उन्हीं में से भी क्वेश्चन आ जाता है ईएमएफ वाला, तो इसको अच्छे तरीके से देखना। फिर इसके बाद है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर प्रश्न। पहले तो आप क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, और जो है उस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लोहे की कील को किसी विलयन में डुबाया जाता है, वो विस्थापित करता है या नहीं करता है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण में क्या आता है, कभी कभी नष्ट समीकरण को प्रूव करवा लेते हैं कि इसको सिद्ध कीजिए, या फिर क्या करते हैं नष्ट समीकरण पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो है इकाई 4 में रासायनिक बलगतिकी, ये आपका जो होता है 5 नंबर का इसमें से आता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। इस या फिर कभी कभी क्या है, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा पूछ ली जाएगी, आणविकता की परिभाषा पूछ ली जाएगी, दोनों में अंतर पूछ लिया जाएगा। तो ये तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है बनता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन रूप भी बूझ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 3 जो है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण और उसका समाकलन रूप, और फिर इसके साथ में क्या है आंकिक क्वेश्चन। ये तो आपको 100% 101% करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं ये पूछ लेते हैं, और इसका समाकलन रूप, इसके साथ में आंकिक क्वेश्चन जुड़कर आते हैं। आंकिक क्वेश्चन कौन सा आएगा, आंकिक क्वेश्चन आता है T99 यानी T99.9 बराबर 10T 1/2, या तो ये क्वेश्चन आता है, या फिर इसमें आता है T3/4, ये वाला क्वेश्चन आता है T3/4 करके, या फिर क्वेश्चन आता है कि T बराबर 2T 1/2। ये दोनों क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी काफी होती है, यानी कि 10 गुना या फिर 2 गुना, ये प्रूव करने के लिए आता है। फिर आपका क्वेश्चन है आवासीय या छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे तरीके से लर्न करना है। कुछ तो इंपॉर्टेंट है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कर लेंगे इनको। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है प्रश्न रसायन, 5 अंकों की होती है। इसमें जो हार्डी-सुलजे का नियम है ये इंपॉर्टेंट होगा, हार्डी-सुलजे का नियम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेडरिक समतापी वक्र आता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, द्रव विरोधी या द्रव स्नेही कोलाइड। मिसेल साबुन का निर्माण, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, साबुन से जो है कपड़े की सफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, आना ही है 100%, आना ही है इसमें से क्वेश्चन।
पेप्टिकरण, अपोहन, वैद्युतकण संचलन, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव पर बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं, यानी पूछना जरूरी ही है, पूछेगा ही। ब्राउनी गति कोलाइड कणों पर आवेश स्वर्ण संख्या, इनकी परिभाषाएं आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। स्कंदन कोलाइडों का रक्षण या रक्षी कोलाइड, ये क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम इकाई नंबर 7 यानी यूनिट 7 पर, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। ये तो यूनिट से ही लॉन्ग क्वेश्चन फंसना 100% है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। इसके बाद जैसे आपका फर्स्ट है आपका NH3 की हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं, इसमें आप चित्र भी बनाना, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना भी है, और जो है रासायनिक गुण पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अब क्या हुआ, रासायनिक गुण को क्या कहने लगा कि इसकी रिएक्शन इससे किस प्रकार से कराते हैं, अब जो है वो उसका सूत्र भी देने लगा, आपको इसी से ही रिएक्शन करानी है। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, ये आपका नाइट्रिक अम्ल वेरी इंपोर्टेंट। क्लोरीन डिकन विधि से, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डिकन विधि से क्लोरीन। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, बोर्ड वाले क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे जो है कर लेंगे, या तो आपके पास कोई मॉडल वगैरह हो या फिर कोई बुक हो, उसमें से केवल आपको बोर्ड वाले ही देखने हैं और आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, पोज लेंगे, पोज करके बार बार देखेंगे, अपनी कॉपी पर जो है राइट डाउन कर लेंगे, कर लीजिए। चलो अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है इकाई 8 यानी यूनिट 8, जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ये आपका 6 नंबर का आता है इसमें से, यानी 6 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण याद करने होंगे। डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण का इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व यानी ये आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग तत्व होते हैं, यानी बाहर रखे हुए तत्व हैं। लैंथेनाइट संकुचन, ये आप में से इसमें से ये इंपॉर्टेंट होगा, या फिर पूछ लेते हैं कभी कभी लैंथेनाइट संकुचन को, यानी डी ब्लॉक इसमें से ज्यादातर पूछा जाता है। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है उपसय संयोजी यौगिक। ये आपकी 6 नंबर की होगी। इसमें से मोस्टली जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है IUPAC नाम है, ये 100% आते हैं IUPAC नाम। इसमें नाम लिखने का तरीका क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है IUPAC नाम, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है आपका VPT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आपके उदाहरण वाले प्रश्न जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उदाहरण, वही वाले क्वेश्चन कर लेंगे और उन्हीं से ही काम चल जाएगा। इसके बाद आपका है वर्नर का सिद्धांत। और नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें से आप एथिल ब्रोमाइड और बेंजल क्लोराइड, इसमें से इन पर जो है बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण तैयार करने हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, एक अणु अभिक्रिया और द्विअणु अभिक्रिया। इसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये आपका यहां से क्वेश्चन बनना ही है 100%, जिसका नाम है बोर्ड-स्पिटिंग डार्जेन ओन्सडीकर हेलोफार्म सैंडमायर अभिक्रिया। यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। नेम रिएक्शन में आपका यहां से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड पार्ट पूछा जाता है, सेकंड पार्ट आपका नेम रिएक्शन का ही होगा। इसके बाद जो है इकाई नंबर 11 यानी यूनिट 11 है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये आपके 5 नंबर की आती है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसमें से फिनोल और डाइएथिल ईथर, इनके बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद ये आपकी रिएक्शन आती है नेम रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। राइमर-टीमन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है मैंने ये इसकी वीडियो जो है अपलोड कर दी है, आप जाके प्लेलिस्ट में जो है सर्च करके इसको देख सकते हैं, पोज करके आप जो है राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी राइमर-टीमन अभिक्रिया है, कोल्बी-सीमेंट अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 11 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपके 6 नंबर की आती है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, इनके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण याद कर लेंगे। और इसके बाद आता है हमारा क्या, फॉर्मिक अम्ल और आपका एसिटिक अम्ल। इनको अच्छे तरीके से इनके बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब क्या होता है कि बच्चे रासायनिक गुण रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन को। वहां से जो है वो देने लगे हैं कि आपको रिएक्शन इसी से ही करानी है। तो आप उन्हें रटने की कोशिश ना करें, रिएक्शनों को समझने की ज्यादा कोशिश करें। फिर इसके बाद आता है आपका एल्डोल संघनन। ये तो रिएक्शन कई बार आ चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कैनिज़ारो अभिक्रिया, क्लेमेंशन अपचयन, इसकी भी वीडियो में डाल चुका हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सीमेंट, ये इंपोर्टेंट है रिएक्शन, इन्हें अच्छी तरीके से देख लेना है आपको। यूनिट नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो आपका आता है 4 नंबर का। इसमें आप एथिल एमीन और बेंजिल एमीन जो है, इनके बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण याद कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बिलैमीन अभिक्रिया, इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये कार्बिलैमीन और हाफमैन ब्रोमाइड, और ये आपकी सीमिट अभिक्रिया होगी। इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है जैव अणु। यहां से ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज संरचना और इसके जो है परीक्षण, यानी कि पुष्टि किस प्रकार से आप करोगे, ये क्वेश्चन आते हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर सेट पेपर में ज्यादातर आता है ये, तो इसको अच्छे तरीके से देखना है आपको। यहां से हार्मोन्स के बारे में छोटा क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन से जो क्वेश्चन आता है, प्रोटीन किसे कहते हैं और उसका प्रोटीन का विकृतीकरण बताइए, और प्रोटीन का महत्व जो है, महत्व भी आप उसे देख लेंगे। एमिनो एसिड पूछ लिया जाता है। फिर पेप्टाइड बंध आपका ये इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड बंध क्या होता है, पेप्टाइड किसे कहते हैं, कभी कभी ये एमिनो अम्ल से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एमिनो अम्ल भी। प्लीज अब जो है ये इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पेपर को सोल्व करना है, और इसे इन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, कॉपी लेंगे और उस पर राइट डाउन कर लेंगे, और वही क्वेश्चन एक लिस्ट बनाकर आप जो है तैयार करते हुए चले जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको जो है आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे उनकी भी जो है ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके, अच्छे प्रकार से तैयारी हो सके, और वे भी अच्छे मार्क्स ला सके। हेल्प करना किसी की बुरी बात नहीं होती, तो आपको हेल्प करनी चाहिए, ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।